मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम लोग वर्क एनर्जी पावर का एक क्विक रिवीजन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये डिमांड आ रहा था कि सर हमारा एनुअल एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। हर एक स्कूल में जो है एनुअल एग्जाम लगभग किसी का फरवरी में स्टार्ट हो रहा है, किसी का मार्च में, है ना। तो ये बहुत बच्चों का डिमांड था कि सर एक क्विक रिवीजन सारे चैप्टर का, जो टर्म 2 में चैप्टर्स आने वाले हैं उनका क्विक रिवीजन करा दीजिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो करा दीजिए, ठीक है। तो आज बच्चों बात करेंगे वर्क एनर्जी, ठीक है। वर्क एनर्जी एंड पावर, ऐसे आपके एनसीईआरटी में वर्क एंड एनर्जी ही चैप्टर का नाम, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे कि वर्क क्या होता है। व्हाट इज वर्क? व्हाट इज वर्क? ठीक है बेटे। तो हमेशा से हम बताते आए हैं कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नोन एज वर्क। क्या बोला? डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, एफ डॉट एस। बेटे जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो आएगा मॉड एस और कॉस थीटा, ठीक है। ये बाय डेफिनेशन ये करेक्ट डेफिनेशन हुआ वर्क। ऐसे आप ये भी कर सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। 9th स्टैंडर्ड में बच्चे यही समझते हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट बेटे आप जो आगे क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो वहां यही सीखेंगे द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज नोन एज वर्क, ठीक है। और अभी आप 9th स्टैंडर्ड में यही याद रखो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क। बेटे फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट का होता है मीटर। तो वर्क की ऐसा यूनिट हो गई न्यूटन मीटर, ठीक है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जूल, ठीक है। अब बात करेंगे वर्क जो है वो कैसा क्वांटिटी है। तो वर्क इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वर्क एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? तो जिसके पास ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर लॉज को फॉलो करे, ठीक है, उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो ये वजह हो गया वर्क। आप याद रखिएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ वर्क। एक्चुअली टाइप्स ऑफ वर्क कुछ नहीं होता है, ये वर्क जो है वो एंगल पे डिपेंड करता है कि आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है, ठीक है। फोर्स, लेट अस सपोज दैट मान लो कि ये फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे और ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। दिस एंगल इज नोन एज थीटा। तो on the basis of angle between the force and displacement we are going to classify the work into different types. So types of work, टाइप्स ऑफ वर्क। पहले बेटे बात करेंगे पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क, देखो ये पॉजिटिव वर्क कब होता है? तो व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों क्या होंगे? एक ही डायरेक्शन में होंगे। या फिर आप सिंपली कह लो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल यानी थीटा जो है वो क्या है? 0 डिग्री है। तो W is equal to Fs cos theta, F into S, और cos theta कितना है? cos 0 और 0, F into S into cos 0 की वैल्यू होती है बेटा 1, तो F into S, यानी वहां पे वक्र जो है वो कैसा आया? पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा वक्र आया पॉजिटिव, ठीक है। ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकंड टाइप इज नेगेटिव वक्र। नेगेटिव वर्क, देखो लेट अस, अब जैसे मान लो कि ये पॉजिटिव वर्क का एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लो ये हमारे हाथ में डस्टर है, यहाँ पे हम इस पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं, और ये इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। तो यानी फोर्स भी लगा इसी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव वर्क हो गया। अब नेगेटिव वर्क पे आते हैं, ठीक है। अब नेगेटिव वर्क में
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या होंगे अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि कोई जो है साइकिल चला रहा है, उस आगे जो है वो साइकिल चला रहा है और हर से तरह उसको पीछे से साइकिल को पकड़ के खींच रहा है, लेकिन जो है वो साइकिल का कुछ वेलोसिटी था, कुछ स्पीड था, जिसके कारण जो है हर से तरह अपना फोर्स जो है वो पीछे की तरफ लगा रहा था, लेकिन उसकी वेलोसिटी कुछ होने के कारण वो साइकिल थोड़ा देर आगे की तरफ गया और लास्ट में जो है इसका जो फोर्स है हर्षित राय का वो साइकिल को रोक देगा, ठीक है, क्योंकि हर्षित राय का जो है फोर्स ज्यादा होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वर्क की बात करते हैं, क्या बोला कि व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों क्या हो एक दूसरे के अपोजिट हो, W इज इक्वल टू, अब यहां देखो बेटे एंगल कितना बन रहा है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, तो F इंटू S इंटू cos थीटा, ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180 डिग्री, F इंटू S इंटू माइनस का cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहाँ से बेटा मेरा रिजल्ट क्या आया नेगेटिव ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे कैसा साइन आया नेगेटिव आया, यानी जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो एक दूसरे के अपोजिट हो तो वहां कैसा वर्क होगा नेगेटिव वर्क होगा। तीसरा देखते हैं, थर्ड वन, जीरो वर्क डन, जीरो वर्क, ठीक है, जीरो वर्क व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, when the force and displacement are perpendicular to each other, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इज इट पॉसिबल, ऐसा हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एग्जांपल अभी हम देखेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब यहां बेटा थीटा कितना हो गया 90 डिग्री, तो cos 90 F into S into cos 90 की वैल्यू 0, वर्क डन कितना आ गया 0। अब बोलो कि सर कैसे, सर ये कैसे होगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री पे हो जाए, तो जैसे मान लो कि कोई सामान को लेंगे, ठीक है, कोई सामान को लेके सिर पे जा रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ लगाए उस सामान को उठाने के लिए और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है, तो फोर्स बेटा ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है आगे की तरफ हो रहा है, ठीक है, तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको बेटे ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो है वो किस फोर्स का वर्क डन पूछा है, ठीक है, अगर एक बॉडी है उसमें बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, ठीक है, तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे या नोट करना है नोट कर लेंगे वीडियो पॉज करके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस सपोज दैट मान लो कि ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जिसका मास क्या है m, ठीक है, अब देखो इसमें नीचे की तरफ इसका वेट फोर्स mg, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन, लेट अस सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे जो है वो कोई f एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, ठीक है, और इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये बॉडी इसमें है मोशन, तो बेटे जब ये मोशन में होगा तो व्हेन द बॉडी इज इन मोशन सरफेस जो है इसके मोशन को क्या करेगा अपोज करेगा एंड दैट फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शन फोर्स, यानी इस बॉडी के पीछे की तरफ भी एक फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है, अब बॉडी मोशन में है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, रुका रहता है तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, तो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी पर जो है 1 2 3 4 फोर्सेस लग रहे हैं। अब जैसे मैंने क्वेश्चन में दे दिया कि फाइंड द वर्क डन बाय F एक्सटर्नल का फोर्स निकालिए, अब ये बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, ठीक है, तो F एक्सटर्नल ये बॉडी पर F नेट हमको निकालना होगा सबसे पहले, इधर फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है इधर एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस इधर हो रहा है तो नेट फोर्स इधर होगा, तो क्या करेंगे F एक्सटर्नल से F फ्रिक्शन को माइनस करेंगे, जो नेट फोर्स है उस फोर्स का यूज करके हम यहां पे क्या करेंगे वर्क डन फाइंड करेंगे। अब जैसे मान लो कि हम पूछे कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन क्या वर्क कर रहा है इस पे, तो नॉर्मल रिएक्शन और डिस्प्लेसमेंट क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर,
एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो यहाँ थीटा कितना बन गया 90 डिग्री, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू 0, यानी नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा है इसको मूव करा है। उसी तरह से mg नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ, एंगल थीटा। तो ये mg फोर्स भी जो है इसको डिस्प्लेस कराने में कोई वर्क नहीं कर रहा है। तो आपको बेटे ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जो है वो किस फोर्स का वर्क डन पूछा है, ठीक है। अब इतनी बातें तो हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो। अब लेट अस सपोज दैट कि मान लो जो है, मान लो यहाँ पर एक मान लो कि एक कुत्ता है, ठीक है। मान लेने क्या जा रहा है, ठीक है। ये एक डॉग हो गया, ठीक। अब इसके गले में एक पट्टा लगा है, हाँ, और इसको हर्षित राय जो है यहाँ से ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब बताओ ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो क्या ऐसे फोर्स लग रहा है कि कुत्ता हवा में आएगा? नहीं ना, ये रोड पे ही डिस्प्लेस होगा। यानी फोर्स ऐसे लगा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। तो ये यहाँ पे मान लो कि लेट अस सपोज दैट कुछ एंगल बन रहा होगा, जैसे मान लो कि 30 डिग्री हो गया, ठीक है। 30 डिग्री हो गया। अब आपको वर्क निकालना होगा, तो क्या करेंगे, W = Fs cos थीटा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ क्या हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा। अब cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। आप इसका अभी बेटे आप 10th में जाएंगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में इसका वैल्यू निकालने को, याद करने को होगा। अभी सिर्फ आप cos का वैल्यू याद कर ले, cos 0 1 हो जाएगा, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 एंड cos 90 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू बेटे याद कर लेंगे। हो सकता है कभी आपसे क्वेश्चन में यहाँ 30 दे दिया, कभी इसको कह देगा कि ये 45 डिग्री है, कभी कह देगा 60 डिग्री है। तो इस तरह से आप ये, अगर आपको वैल्यू पता रहेगा 30 45 60 का, इसको यूज करके आप यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये बेटे था वर्क। अब इससे ज्यादा जो है वर्क से क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। एक और बहुत प्यारा क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, वो क्या है कि डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क, ये डिफाइन 1 जूल। तो बेटे 1 जूल कब होगा, W = फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो 1 यहाँ पे वर्क डन 1 जूल कब आएगा, when 1 Newton of force is applied on the body and the body displaced to the 1 meter। जब किसी बॉडी पे 1 न्यूटन का फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने के बाद वो बॉडी 1 मीटर क्या हो डिस्प्लेस करे, तब हमारा वर्क डन जो है वो कितने के बराबर होगा, 1 जूल के बराबर, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये खेल खत्म हुआ वर्क का। अब हम लोग आगे आते हैं एनर्जी, ठीक है। नोट करना होगा, नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। बात करेंगे एनर्जी, 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 ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा नहीं ऊर्जा, काला से पीला हो जाएगा। तो बात करेंगे हम लोग किसका, एनर्जी का, ठीक है। एनर्जी यानी ऊर्जा, है ना, किसके अंदर कितना एनर्जी है, हर्षित राय में ज्यादा एनर्जी होगा। चलिए अगली बात, एनर्जी यानी ऊर्जा। देखो बेटे एनर्जी होता क्या है, कैपेसिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क, यानी किसी काम को करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी, ठीक है। तो बेटे यहाँ लिख रहे हैं एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ठीक है। बेसिकली एनर्जी का बहुत टाइप्स है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, बहुत सारे एनर्जी हैं।
But here in 9th standard we are going to learn about the two types. The first one is kinetic energy और second one is potential energy. ठीक है? तो सबसे पहले बेटे बात करेंगे इसका kinetic energy का, ठीक है ना? Energy, ऊर्जा, ऊर्जा. चलिए आइए तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. देखो बेटे काइनेटिक ग्रीक वर्ड काइनीन से बना है. काइनीन, काइनीन का मतलब क्या होता है? मोशन. काइनीन का मतलब क्या होता है? मोशन. तो एकदम आसान भाषा में समझ लो, काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी? मोशन वाली एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कौन एनर्जी? मोशन वाली एनर्जी, ठीक है. इफ अ बॉडी इज इन मोशन, याद रखना. कैसे याद रखेंगे? इफ अ बॉडी इज इन मोशन इट हैज एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी, ठीक. तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? K is equal to half mv square. काइनेटिक एनर्जी is equal to half mv square, ठीक. अब देखो बेटे, अक्सर एग्जाम में इसका डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है. डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का आपको डेरिवेशन पूछा जाता है हमेशा, हर एग्जाम में देखते हैं हमने, ठीक है. तो इसका डेरिवेशन आपको अच्छे से आना चाहिए. तो हमें प्रूफ क्या करना है? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, ठीक है. अब इसको प्रूफ करते हैं. तो बेटे जब भी आपको वर्क कैपिटल का डेरिवेशन स्टार्ट करना होगा तो आप कहां से स्टार्ट करेंगे? वर्क डन से. W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. अब बेटे वर्क फोर्स इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या? मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट. बेटे देखो यहां आपको मास लाना था, मास मेरा आ चुका था. अब मेरे को v स्क्वायर चाहिए. ये as का कोई काम है नहीं. तो ये as को हम क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे. कैसे रिप्लेस करेंगे? तो विद द हेल्प ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से इसको क्या करेंगे? रिप्लेस करेंगे. थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s. तो as की वैल्यू चाहिए, 2 को इधर भेज दो. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू as. as की वैल्यू आ गई. तो m इनटू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय 2, ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. आगे बढ़े. तो अब m का मल्टीप्लाई कर दो बेटे. mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर अपॉन 2, ठीक. वर्क डन इज इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर. अब देखो बेटे, अगर आपकी बॉडी में एनर्जी है तो आप वर्क डन कर रहे हैं, और वर्क डन कर रहे हैं तो आपके पास क्या है? एनर्जी है. यानी हम कहें तो बोथ वर्क डन एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल, ठीक है. ये दोनों जो है वो क्या होते हैं? आपस में इंटरचेंजेबल है. तो यहाँ वर्क डन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं, ठीक है. अब बेटे इसको हम सेपरेट करके लिखेंगे. हाफ mv स्क्वायर माइनस mu स्क्वायर, ठीक है. ये भी एक हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है. इसको हम क्या कहते हैं? इस फॉर्मूले को हम कहेंगे, अभी इस टॉपिक को 11th में पढ़ते हैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं. वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं, ठीक है. तो जब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है. अभी इधर आ जाते हैं, यहां पे तो मेरे पास क्या आ चुका था? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर. अब कोई यहाँ पे हम मान लेंगे कि लेट द बॉडी बी इनिशियली एट रेस्ट. बॉडी कहाँ है? रेस्ट पे है. तो अगर बॉडी इनिशियली अगर रेस्ट पे है तो u बेटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर कर देगा 0. बोलो बेटे ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ये सब नो, ये वाला पूरा पार्ट 0 हो गया. तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है.
ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और उसके बाद इसको डिराइव कर लेना। अब ये वाला एक टॉपिक था जो थोड़ा सा बात कर ले, हो सकता है इस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो बेटे, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये हमारा क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी पे आपको पता नहीं कि कौन सा फोर्स जो है वो वर्क कर रहा है, वेदर इट शुड बी द इंटरनल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इन सारे का जो है आप क्या कर देंगे, सिर्फ क्या निकाल देंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यू गेट द वर्क डन, ठीक है। वही वहां पे मैंने बताया वर्क डन इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या कहता है वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस on a body is equal to change in kinetic energy। तो ये kinetic energy था, इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछा जाता है, आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो बेटे अभी हम लोग काइनेटिक एनर्जी से देखेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम देखते हैं। अब आते हैं इस पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी यू से पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटे एक्चुअली अगर बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे सिलेबस में डिफाइन है ही नहीं। क्या डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन है। क्या डिफाइन है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। जब आप हायर क्लास में जाएंगे, 11th में जाएंगे, तो वहां आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको समझाने के लिए बताते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी is that energy which is possessed by due to position, configuration, orientation, ठीक है। यानी अगर आप किसी बॉडी को उसका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जैसे ये डस्टर यहाँ है, इस डस्टर को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, इसके क्या हुआ, पोजीशन में चेंज आ गई, और पोजीशन में चेंज आने के कारण इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हुई, दैट एनर्जी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब कैसे इसके अंदर एनर्जी आ गया सर, तो मैं यहाँ से इसको उठा के यहाँ लाया, तो इसको उठाने में हमने क्या किया, वर्क डन किया, हमने उठाने में इसको क्या किया, वर्क डन किया, और हमारा वर्क जो है वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, कॉन्फ़िगरेशन वाली, पोजीशन वाली, ओरिएंटेशन वाली, ठीक है। अब इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी के बेटे दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इसको कहें तो ये बाय पोजीशन हो गया, बाय पोजीशन, और ये बेटा आपका हो गया बाय कॉन्फ़िगरेशन, बाय ओरिएंटेशन, बाय कॉन्फ़िगरेशन, बाय ओरिएंटेशन, ठीक है। यानी ये रखावट पे डिपेंड करेगा और ये बनावट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये रखावट पे यानी ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखते हैं उस पे डिपेंड करेगा, और ये इस पे डिपेंड करेगा, बनावट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखो बेटे, जैसे मान लो कि हमारे पास जो है ये एक वॉल है, ठीक है, लेट अस टेक इट्स हाइट h, इसका हाइट क्या है h, और यहाँ पे एक बक्सा रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मास क्या है m, ठीक है। अब हर्षित राय को हमने बोला इस बक्से को उठाकर यहाँ दीवार के ऊपर रख। हर्षित राय जो है इस पे क्या किए, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएंगे तभी तो उठेगा, और इस पे ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाएंगे, इसके वेट के बराबर, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा इसका mg, और यहाँ से यहाँ तक बॉडी डिस्प्लेस करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाइट के बराबर, ठीक है। तो बेटे हम यहाँ पर वर्क डन अगर फाइंड करते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितने के बराबर, mg के बराबर,
डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, हाइट हुआ, यानी वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया, mgh। और यही वर्क डन जो है वो किसमें कन्वर्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी में, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, mgh हो गया। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी यही है, ज्यादा इसमें कुछ पढ़ना है नहीं। अब उसके बाद बात करेंगे इसका, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना नोट कर लो। देखो बेटे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ना ही एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी पूरा एनर्जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, पूरा एनर्जी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, टोटल एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब इस पे बेस जो है वो एक प्रूफ पूछा जाता है, ठीक है। वो प्रूफ क्या होता है, तो देखिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का हमेशा जो है वो एनुअल एग्जाम में इसका प्रूफ पूछा जाता है, हर एक स्कूल में लिखोगे आपको इसका प्रूफ देखने को मिलेगा। तो चलिए इसका हम लोग प्रूफ देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो सबसे पहले बेटे बात कर लेंगे व्हाट इज मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी आखिर होता क्या है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज डिफाइंड एज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर किसी बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है, तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अ बर्ड इज फ्लाइंग, एक पक्षी, एक चिड़िया उड़ रही है, ठीक है, वो मोशन में है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो एक हाइट पे उड़ रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। इन दोनों एनर्जी का सम जो है वो क्या कहलाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहलाता है। ये दोनों एनर्जी का सम क्या कहलाएगा, मैकेनिकल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं, तो प्रूफ करेंगे हम लोग। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर जो है, लेट अस सपोज दैट ये वॉल है या एक टावर मान लो जिसका हाइट कितना है h, इसका हाइट क्या है h। अभी हम तीन पॉइंट पे जो है वो क्या करेंगे, मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C इज जस्ट अबव द ग्राउंड, जस्ट अबव द, मतलब मान लो एकदम टच करने वाला है उस पॉइंट पे निकालेंगे। एक बॉल है हमारे पास जिसका मास क्या है m है, ठीक है, और इस बॉल को हम क्या करेंगे, ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ A से B का बीच का डिस्प्लेसमेंट जो है वो x हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, h माइनस x हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले एट पॉइंट A, एट पॉइंट A पे, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। अब बेटा यहाँ बॉडी जो है वो किसमें है, रेस्ट पे, तो रेस्ट में है इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो 1/2 into m into v स्क्वायर पे 0, तो ये एनर्जी कितना हो गया, काइनेटिक एनर्जी 0। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। बेटा मास हो गया m, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g लगेगा और हाइट कितना है h, यानी कितना आया mgh है। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, आप काइनेटिक एनर्जी 0 और पोटेंशियल एनर्जी mgh, यानी मैकेनिकल एनर्जी कितना आया mgh। पॉइंट A पे जो है वो मैकेनिकल एनर्जी mgh आया, तो पॉइंट B पे भी mgh आना चाहिए और पॉइंट C पे भी क्या आना चाहिए, mgh आना चाहिए, तभी जो है ये हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी प्रूफ होगा, ठीक है। वाई A पॉइंट पे निकाल दिए, अब B पॉइंट पे निकालेंगे।
एट पॉइंट बी। तो सबसे पहले बेटे काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। अब बेटा ये बॉडी जो है वो यहाँ से फॉल करने लगा है, यानी यहाँ से इसका मोशन हो रहा है। अभी तो यहाँ रेस्ट था, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 थी, लेकिन अभी यहाँ इस पॉइंट पे तो इसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, वेलोसिटी होगी। तो हमें उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी होगी। तो यूज करेंगे बेटा इसका थर्ड इक्वेशन अपन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर फाइंड करना है, u स्क्वायर, u तो 0, 2 into a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के बराबर, डिस्प्लेसमेंट कितना किया, x के बराबर, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx। तो काइनेटिक एनर्जी 1/2 into m into 2gx, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आया mgx। Kinetic energy at the point B is equal to mgx. Now potential energy m into g into h, मास हो गया m, g तो g ही रहेगा। अब बेटे यहाँ इस पॉइंट पे आके बताओ, यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना है, h minus x, तो h की जगह पुट कर दो h minus x, तो यहाँ से हो गया m into g into h minus x, mg को एक बार h से मल्टीप्लाई करो, एक बार x से मल्टीप्लाई कर दो, mgh minus mgx. This is the potential energy. ये कौन सी एनर्जी हो गई, potential energy at point B। अब इनका हमको क्या निकालना है, मैकेनिकल एनर्जी निकालना है। तो सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, काइनेटिक कितना है, mgx है, पोटेंशियल कितना हो गया, mgh minus mgx, mgx से mgx क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे पास बोलो, mgh बचा। तो देखो बेटे पॉइंट ए पे भी mgh, पॉइंट बी पे भी mgh। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड एट पॉइंट सी। पॉइंट सी पे भी हम यहीं पे साइड में फाइंड कर दे रहे हैं, ठीक है। एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे, ठीक है। देखो पॉइंट सी पे तो काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं सबसे पहले, हाफ mv स्क्वायर 1/2 into m। फिर से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ का v स्क्वायर निकालना पड़ेगा, v स्क्वायर बेटे हम निकालना है फिर से, यहाँ पे हम फिर से थर्ड इक्वेशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर u तो 0 था, 2 into a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। अब इस बार बॉडी जो है वो यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितने के बराबर, h के बराबर, तो यहाँ h कुछ पुट कर दिए, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। अब यहाँ बेटे v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें 2gh, 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgh आ गया, ठीक है। यानी काइनेटिक एनर्जी mgh आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्वियसली क्या हो जाएगा बोलो, mgh। अब यहाँ पे तो ये जस्ट अबव द ग्राउंड, एकदम ग्राउंड को टच कर रहा है, तो हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहाँ 0 पुट कर दिए, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सम निकालिए काइनेटिक और पोटेंशियल का, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, mgh प्लस 0 इज इक्वल टू mgh। यानी पॉइंट ए पे भी mgh, पॉइंट बी पे भी mgh और पॉइंट सी पे भी mgh, ठीक है। तो ये कह रहा है कि एनर्जी जो है वो टोटल एनर्जी क्या है, कंजर्व है, सिर्फ क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, यहाँ देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी, काइनेटिक एनर्जी 0 था, यहाँ पे जो है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी आ गया, कुछ पोटेंशियल भी था, और यहाँ पे जो है वो पूरा क्या आ गया, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तो हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो पूरा एनर्जी कंजर्व है। पॉइंट ए पे mgh था, पॉइंट सी पे भी mgh है, बी पे भी mgh है, एनर्जी पूरा कंजर्व है, सिर्फ क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये था बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आगे बढ़ते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ। देखो बेटे लास्ट टॉपिक हमारा है पावर। पावर, तो पावर की बात करें, देख लेते हैं किसके अंदर कितना पावर है। हर्षित राय में ज्यादा पावर है कि मेरे में पावर ज्यादा है,
तो पावर क्या होता है बेटा? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी काम करने का रेट, काम करने का रेट, ठीक है। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर, कि किस रेट से जो है वो हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लो कि हमने हर्षित राय को बुलाया और बोला कि हर्षित राय इस चेयर को बेटा बाहर कर दो। हर्षित राय आएगा, तुरंत इस चेयर को 10 सेकंड में बाहर कर दिया। और वहीं पर जो है अनुज आर्य को बुलाए, उसको बोले कि ये चेयर बाहर कर दो बेटा, वो 30 सेकंड लगा दिया। बोलो पावर किसका ज्यादा? हर्षित राय का पावर ज्यादा हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पे पावर जो है वो कैसे पता चलेगा? तो काम करने का रेट से, जिसका जो है जितना कम टाइम लगाएगा उसका पावर उतना ज्यादा, और जो ज्यादा टाइम लगा दिया उसका पावर कम। तो P is equal to power is equal to rate of doing work, W upon T। वर्क डन कैसा यूनिट? जूल। टाइम कैसा यूनिट? सेकंड। तो ये क्या हो गया बेटा? जूल पर सेकंड, और जूल पर सेकंड को ही हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं, ठीक है। तो ये पावर की ऐसा यूनिट आ गई वॉट। पावर कैसा क्वांटिटी है? इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये था बेटा आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। मैंने कोशिश किया कि इस चैप्टर को आधे घंटे में खत्म कर दे। क्विक रिवीजन के लिए मैंने ये छोटा से छोटा वीडियो डाला है कि आपका एनुअल एग्जाम सामने आने वाला है। उस हिसाब से आप एक बार अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो मेरा पक्का गारंटी है कि आप सारे न्यूमेरिकल को, सारे क्वेश्चन को एग्जाम में करके आएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। कल मिलेंगे फिर से हम इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक आप इसको पढ़ के रखेंगे तो कल आप मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू।